हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने सेशन में मराठा स्टेट के बारे में। और लास्ट क्लास में बच्चों हमने किसके बारे में बात किया था? हमने बात की थी शिवाजी के बारे में कि शिवाजी का जो टेन्योर था वो कैसा रहा था, किन किन से उन्होंने फाइट की थी, बैटल किया था किन के अगेंस्ट। तो उन चीजों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए मराठा के बाकी जो भी रूलर्स बचते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे एक नया पार्ट जो कि मराठा से रिलेट करता है, जो कि है पेशवास। आज उनके बारे में भी पढ़ेंगे और यहाँ पे आके बच्चों हमारा मेडिवल हिस्ट्री का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, जिसकी आज ये लास्ट क्लास है और इससे पहले हम अपनी एशियन हिस्ट्री भी पूरी कवर कर चुके हैं। तो जिन बच्चों को हमारी पुरानी वीडियोस देखनी है बच्चों, वो जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां से उन्हें विजिट कर सकते हैं। तो अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम मराठा स्टेट में शिवाजी के बाद किन किन रूलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर एक हायरार्की जानेंगे कि कौन कौन आता है इनके अंडर। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि इसको मराठा एम्पायर को फाउंड किसने किया था बच्चों? शिवाजी ने किया था, क्योंकि जो शिवाजी के फादर थे वो एक मुगल एम्परर के यहाँ पे कमांडर की पोस्ट पे थे। लेकिन जो शिवाजी थे वो मुगलों के अंडर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था और उनको पता था कि जो मुगल हैं वो इंडिया के लोगों पर बहुत अन्याय कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चों शिवाजी ने जो है उनका हाथ ना थाम के एक अलग एम्पायर बनाया, जो कि आगे जाके कहलाया मराठा एम्पायर। तो इसके फाउंडर कौन हुए बच्चों? इनके फाउंडर हुए शिवाजी। अब पढ़ेंगे कि इनके बाद और कौन कौन से रूलर आए जिन्होंने मराठा एम्पायर पे रूल किया। सबसे पहले हुए बच्चों हमारे शिवाजी। इसके बाद बच्चों शिवाजी के दो पुत्र हुए। पहले पुत्र थे इनके संभाजी और इनके दूसरे पुत्र थे राजाराम। अब ये दो पुत्र हुए, इनके बीच में भी मराठा एम्पायर के लिए फाइट हुई, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अपनी हायरार्की कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों राजाराम की बीवी थी ताराबाई, और ताराबाई के साथ बच्चों इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम इन्होंने रखा शिवाजी सेकंड। और जो शिवाजी के पहले पुत्र थे यानी बड़े पुत्र थे संभाजी, उनका भी एक पुत्र था बच्चों जो कि आगे जाके कहलाए शाहू जी। तो बच्चों ये रूलर्स हैं जिनके बारे में आज हम मराठा एम्पायर के अंडर पढ़ने वाले हैं, जो कि आगे जाके मराठा एम्पायर पे रूल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस रूलर के बारे में पढ़ना है बच्चों वो है संभाजी। संभाजी द ग्रेट। ये भी बच्चों अपने पिता की तरह बहुत महान शासक थे, उन्हीं की तरह युद्ध नीति में बहुत ज्यादा निपुण थे। इनकी वॉरियर स्किल्स बहुत अच्छी थी, ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। अपने ही पिता के कदमों पर चलते हुए ये भी मराठा एम्पायर को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते थे और इंडिया के जो भी लोग हैं उनकी रक्षा करते हुए उनको मुगलों से फ्रीडम दिलाना चाहते थे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि संभाजी ने हर एक चीज अपने पिता शिवाजी से सीखी थी, क्योंकि बच्चे जो शिवाजी थे अगर किसी भी युद्ध में जाते थे वो संभाजी को साथ लेके जाते थे, ताकि संभाजी बचपन से ही सारी चीजें देखते आए। और जो शिवाजी की माता थी वो भी इसके लिए बहुत सीरियस थी कि शिवाजी को जो है अपने बच्चे को युद्ध नीति में एकदम निपुण कर देना चाहिए। इसलिए वो भी संभाजी के पढ़ाई पे, युद्ध नीति पे, कला शिक्षण पे बहुत ज्यादा ध्यान देती थी, ताकि आगे चल के वो एक बहुत अच्छे शासक बन सके अपने ही पिता की तरह। तो अब जानते हैं बच्चों संभाजी के कार्यकाल के बारे में, क्योंकि संभाजी भी शिवाजी जितने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं संभाजी की बात करूं बच्चों, तो संभाजी मैंने आपको बताया किसके पुत्र थे? ये थे शिवाजी के पुत्र, और जिन्होंने आगे जाके मराठा एम्पायर की डोर को संभाला था। और ये बच्चों इनके बड़े पुत्र थे। बच्चों ये अपने पिता की तरह, शिवाजी की तरह ही एक बहुत बड़े वॉरियर थे, ये भी चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। और कि ये शिवाजी के बेटे थे और आगे चल के इन्होंने जो है मराठा एम्पायर को संभाला था। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था बच्चों पहले कि शिवाजी के दो पुत्र थे। पहले थे इनके पुत्र संभाजी और इनके दूसरे पुत्र थे राजाराम। अब क्या होता था बच्चों पहले कि हर एक पुत्र में होड़ लगी रहती थी जीतने की कि मुझे भी एम्पायर पे रूल करना है, लेकिन नीति क्या कहती थी कि जो सबसे बड़ा पुत्र होगा उसे ही आगे जाके साम्राज्य संभालने के लिए दिया जाएगा। तो सेम इसी लॉजिक पे बच्चों संभाजी को जो है साम्राज्य संभालने के लिए दिया गया।
लेकिन जो शिवाजी के छोटे पुत्र थे राजा राम, कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर भी ये बात थी कि मैं भी मराठा एम्पायर को चला सकता हूँ, मैं भी इसका शासक बन सकता हूँ। तो इसके चलते बच्चों संभाजी और राजा राम के बीच में थोड़ी अनबन भी हुई और राजा राम ने जो है संभाजी के खिलाफ रिवोल्ट भी किया। लेकिन संभाजी इतने ज्यादा होनहार योद्धा थे कि राजा राम उनके आगे नहीं टिक पाए और संभाजी ने राजा राम को हराया और फिर उसके बाद उन्होंने मुगल की गद्दी को मिटाने के लिए मराठा के शासन को संभालने का निर्णय लिया। यानी कि अपने पिता के कदमों पर चलते हुए उनका भी एक मकसद था कि मुगलों का नाम मुझे भारत से मिटाना है, क्योंकि ये मेरे भारत की जो है मर्यादा को चोट पहुंचा रहे हैं। तो इन्होंने बच्चों राजा राम को हराया और मुगल एम्पायर को हराने की मकसद से बैठ गए ये मराठा की गद्दी के ऊपर। इसके बाद आगे बच्चों और क्या है संभाजी के बारे में पढ़ने के लिए, इन्होंने जो बच्चों मुगल एम्पायर में अकबर टू थे जिनके बारे में हमने लेटर मुगल्स में पढ़ा था, इन्होंने इनको भी जो है शेल्टर प्रोवाइड किया था। यानी कि जब ब्रिटिशर्स जो है इनके पीछे पड़े थे तो उस टाइम पे बच्चों इन्होंने जो है इनको छुपाया था, मदद दी थी अपने यहाँ छुपने में। बदले में इन्होंने इनके साथ एक ट्रीटी भी साइन की थी। संभाजी कभी भी मुगल्स के फेवर में नहीं थे। उन्होंने अकबर को इसलिए छुपाया कि आगे जाके जब आप फ्री हो जाएंगे तो आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आप मुझे रिवेन्यू देंगे और मेरे जितने भी एरियाज है किंगडम के आप उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। इन शर्तों पे बच्चों इन्होंने जो है अकबर टू को अपने यहाँ पनाह दी थी। इसके बाद बच्चों संभाजी जो है इतने बड़े इतने ग्रेट वॉरियर थे कि इन्होंने अपने पूरे के पूरे रूलिंग पीरियड में एक भी बैटल नहीं हारी थी, ना ही अपना कोई भी किला इन्होंने हारा था। यानी कि इतने ज्यादा युद्ध नीति में माहिर थे कि कोई भी है जो इनको हरा नहीं पाया था। हर बैटल में ये विजयी होते थे और जितने किले इन्होंने जीते थे सारे के सारे किले इनके पास ही थे। और बच्चों जैसे कि हर किसी का एक कंपेनियन होता है, हर किसी का एक एडवाइजर होता है, सेम इसी तरीके से बच्चों संभाजी के जो एडवाइजर थे वो थे कवि कलश। ये एक बच्चों पोएट थे, ये हमेशा जो है संभाजी के साथ रहते थे और यही इनके चीफ एडवाइजर भी थे। यानी कि जब संभाजी को कोई भी सलाह लेनी होती थी तो ये सलाह मशवरा बच्चों कवि कलश के साथ करते थे। जिस तरीके से अकबर और बीरबल की जोड़ी थी, सेम उसी तरीके से आप मान सकते हो कि संभाजी की और कलश कवि की जोड़ी थी, क्योंकि हमेशा ये उन्हीं से सलाह लेते थे जितने भी इनके मैटर्स होते थे। बच्चों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक इंडिया का मैप है जहाँ पे मैंने आपके लिए मराठा एम्पायर को डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मराठा एम्पायर है उसको कितने बड़े एरिया में इन्होंने फैला दिया था। ये देखिए कि कितना बड़ा एरिया है जो कि आगे चल के मराठा एम्पायर के अंडर आ गया था। शिवाजी का भी यही मकसद था कि धीरे धीरे मैं पूरे इंडिया को जो है यहाँ से फ्री कर दूं। सेम इसी तरीके से बच्चों संभाजी ने भी जो है अपना मराठा एम्पायर बहुत बड़े एरिया में एक्सपैंड कर दिया था और हर एक राजा कहीं ना कहीं इनसे डरने लगे थे कि संभाजी से हम हार जाएंगे, इसलिए वो संभाजी के साथ ट्रीटी अलायंस बना के रखते थे ताकि उनके किंगडम को कोई भी हानि ना पहुंच सके, क्योंकि संभाजी एक बहुत बड़े ग्रेट वॉरियर थे। इसके बाद बच्चों बात करेंगे दो बैटल्स के बारे में जो संभाजी ने लड़ी थी, जिनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बच्चों संभाजी की फाइट हुई थी पुर्तगीज के साथ गोवा में, क्योंकि बच्चों जो औरंगजेब था वो हमेशा से ही शिवाजी को हराना चाहता था। इसी तरीके से उसका मकसद ये भी था कि जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो मैं उसके जो बच्चे हैं संभाजी उनको भी हरा दूंगा, उनको भी मार दूंगा। तो औरंगजेब ने क्या करा बच्चों, जो गोवा में पुर्तगीज रहते थे वो उनके पास गया कि तुम मेरे साथ समझौता कर लो और तुम ये रास्ता जो है आने जाने के लिए मुझे दो, ना कि तुम मराठाओं की मदद करो। तो औरंगजेब ने ये सोचा कि मैं चारों तरफ से जहाँ पे मराठा किंगडम है हर तरफ से मैं किसी ना किसी से संधि कर लेता हूँ, किसी ना किसी से समझौता कर लेता हूँ, ताकि जब मुझे संभाजी पे अटैक करना हो तो मैं चारों तरफ से अटैक कर सकूं। तो संभाजी को पता चला कि भाई देखो औरंगजेब तो ऐसा ऐसा सोच रहा है, लेकिन संभाजी बच्चों इतने ज्यादा बेवकूफ नहीं थे जो वो समझता था। संभाजी बहुत ही ज्यादा होशियार थे।
वो औरंगजेब की इस चाल को समझ गए थे, इसलिए वो पहले ही गोवा पहुंच गए पुर्तगीज के पास और उन्होंने वहां पे उनको हरा दिया युद्ध में, ताकि औरंगजेब जो है उस तरफ से उन पर हमला न कर पाए। यानी कि जिस तरीके से औरंगजेब की हर चाल शिवाजी पर नाकामयाब होती थी, सेम इसी तरीके से औरंगजेब की ये चाल भी संभाजी पर नाकामयाब हो गई और उन्होंने पहले ही पुर्तगीज को गोवा में हरा दिया ताकि वो औरंगजेब का आगे जाके साथ न दे सके। इसके बाद बच्चों संभाजी ने एक और बैटल लड़ी, वो लड़ी थी बच्चों इन्होंने मैसूर के जो चिक्का देव राय थे उनके साथ। जिस तरीके से बच्चों औरंगजेब जो है गोवा में पुर्तगीज के पास गया था, सेम उसी तरीके से औरंगजेब मैसूर के चिक्का देव राय के पास भी गया था कि देखो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ संधि करें और जब मैं संभाजी के खिलाफ बैटल करूं तो आप मेरी मदद करें। तो जब संभाजी को इसके बारे में भी पता चला तो उन्होंने पहले ही उनके खिलाफ युद्ध कर दिया और उस युद्ध में बच्चों हार हुई थी चिक्का देव राय की और विजयी हुए थे हमारे संभाजी की। तो यानी कि जिन दो बच्चों बैटल्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कौन सी है, पहली तो कि बच्चों उन्होंने गोवा में पुर्तगीज को हराया था, दूसरा संभाजी ने मैसूर के चिक्का देव राय को भी बैटल में हराया था। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आई होप सो यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी संभाजी के बारे में। इसके बाद बच्चों संभाजी ने इस तरीके से औरंगजेब की नाक में बिल्कुल दम करके रखा हुआ था, क्योंकि जो औरंगजेब है वो किसी भी तरीके से संभाजी को हरा नहीं पा रहा था। अब एक बार क्या हुआ बच्चों की जो संभाजी है वो अपने चीफ एडवाइजर कवि कलश के साथ कहीं जा रहे थे मीटिंग करने, बैठक करने, और वो अपने खुफिया रास्ते से जा रहे थे जिसकी नॉलेज सिर्फ उन्हीं को थी। अब संभाजी को पता था कि हम अपने खुफिया रास्ते से जा रहे हैं, उसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता, तो उन्होंने कोई भी सेना अपने साथ लेके नहीं गए। लेकिन उनके ही साम्राज्य में, उनके ही सेना में एक ऐसा घुसपैठिया था जो कि औरंगजेब की मदद कर रहा था। जब उस घुसपैठिए को पता चला कि जो संभाजी हैं वो अकेले कवि कलश के साथ निहत्ते जा रहे हैं उस जो है छुपे हुए रास्ते से, खुफिया रास्ते से, तो उसने फटाफट ये इंफॉर्मेशन जाके बच्चों औरंगजेब को दे दी। और जब औरंगजेब को पता चला कि संभाजी निहत्था निकल चुका है तो संभाजी अपनी 2000 लोगों की सेना लेके पहुंच गया संभाजी के पास। और अब क्या करे, एक तरफ थे सिर्फ 2 लोग यानी कि संभाजी और कवि कलश, और दूसरी तरफ थे बच्चों औरंगजेब 2000 की सेना के साथ। उस टाइम पे बच्चों संभाजी औरंगजेब से नहीं जीत पाए क्योंकि वो निहत्ते थे, और संभाजी और कवि कलश को जो है मुगल फोर्सेस ने, औरंगजेब ने एग्जीक्यूट कर लिया। और बच्चों वो जगह कौन सी थी, वो जगह थी बच्चों संगमेश्वर। कौन सी जगह पे बच्चों संभाजी को एग्जीक्यूट किया था, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला कि संभाजी को किसने एग्जीक्यूट किया था, तो बच्चों मुगल फोर्सेस ने, औरंगजेब ने एग्जीक्यूट किया था। दूसरा किस जगह पे एग्जीक्यूट किया गया था, तो ये बच्चों संगमेश्वर पे एग्जीक्यूट किया गया था इनको, और वहां से वे बच्चों इनको बंदी बना के ले गए अपने वहां पे। और वहां पे बच्चों इन्होंने कवि कलश के ऊपर और संभाजी के ऊपर बहुत अत्याचार किए। मतलब कि हर एक दिन, जितने दिन वो उनकी कैद में रहे उतने दिन तक इनके ऊपर अत्याचार होते रहे। औरंगजेब हमेशा संभाजी से पूछता रहा, क्या तुम अपना धर्म बदलोगे, क्या तुम अपना किंगडम मुझे दोगे, क्या तुम मेरे से हार मानते हो। लेकिन संभाजी एक बहुत वीर मराठा पुत्र थे, उन्होंने कभी भी औरंगजेब के आगे हार नहीं मानी। हमेशा बोलते रहे, मुझे तुम्हारी शर्तें कबूल नहीं है, तुम्हें जो भी करना है कर लो। उसके साथ ही बच्चों कवि कलश ने भी सेम ही एंथुजियाज्म रखा और औरंगजेब की शर्तों के खिलाफ हमेशा उन्होंने जो है अगेंस्ट में रहे। और औरंगजेब इतना बर्बर था, इतना रूथलेस था, कभी उन्होंने उनके उंगलियों की नखून निकाल दिए, कभी पैरों की नखून निकाल दिए, कभी बच्चों उनकी स्किन छील दी, कभी उनकी उंगलियां काट दी हाथों की, कभी पैरों की उंगलियां काट दी। और हर बार पूछता था कुछ ना कुछ कि क्या तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर है, अगर नहीं है तो मैं ये कर दूंगा। लेकिन बच्चों संभाजी ने हार नहीं मानी। एंड में आके उन्होंने संभाजी की और कवि कलश की बच्चों आंखें तक निकाल दी गरम रोड से। लेकिन संभाजी ने तब भी कहा कि तुम चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं तुम्हारे आगे हार नहीं मानूंगा।
एंड में औरंगजेब को पता चल चुका था कि वो चाहे इस पे कितने भी जुल्म ढाले, संभाजी कभी भी हार नहीं मानेंगे। इसके बाद औरंगजेब ने फैसला किया कि अब तुम्हें और तड़पाने का फायदा नहीं है, अब मैं एक ही बार में तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा। और औरंगजेब ने बच्चों संभाजी और कवि कलश के टुकड़े टुकड़े करके पहुंचा दिया उनके मराठा एम्पायर में। मतलब आप लेवल देखो उसकी क्रुएलिटी का कि कितना वो क्रूवल था कि मेरे को किसी भी तरीके से मराठाओं से जीतना है। लेकिन जो मराठास थे वो उतने ज्यादा हिम्मत वाले थे कि उन्होंने कभी भी औरंगजेब के आगे हार नहीं मानी, चाहे उन्हें हारना पड़े। बच्चों संभाजी एक तरीके से आप पूरा मिश्रण बांध सकते हैं, मतलब प्रॉपर उनका फिजिक था, प्रॉपर उनके पास बुद्धि थी, उनको हर एक चीज की नॉलेज थी, उनको शास्त्रों की भी नॉलेज थी, उनको वॉरियर स्किल्स की भी नॉलेज थी। वो शास्त्र लिखते भी थे और वो शास्त्र पढ़ते भी थे। यानी कि जो बच्चों संभाजी हैं एक तरीके से पूरे कंप्लीट पैकेज थे, जिन्हें हर तरीके की नॉलेज थी। ऐसे थे बच्चों हमारे संभाजी, इतने ग्रेट, इतने महान, जैसे कि थे हमारे शिवाजी। अब बच्चों संभाजी की मृत्यु हुई और इसके बाद जो शासन है वो संभाला बच्चों राजा राम ने। और राजा राम का शासन बच्चों रहा 1689 से लेके 1700 तक। तो अब पढ़ेंगे बच्चों हम राजा राम महाराज जी के बारे में कि उनके तरफ से हमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। अब अगर राजा राम की बच्चों हम बात करें तो इन्होंने संभाजी की मृत्यु के बाद 1690 में जो है बच्चों छत्रपति की पोस्ट संभाली। अब बच्चों छत्रपति हर जगह बोल रही हूँ मैं, छत्रपति छत्रपति, लेकिन छत्रपति होता क्या है बच्चों? छत्रपति जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, पहला है छत्र, दूसरा है पति। इसका ये बच्चों संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, यानी कि जो लोगों की रक्षा करे, उनको अन्याय से बचाए बच्चों, वो कहलाता है छत्रपति। इसलिए ये सारे लोग जो है किंग का टाइटल ना एज्यूम करके छत्रपति का यानी लोगों के रक्षक होने का टाइटल एज्यूम करते थे। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति राजा राम जी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इस तरीके से बच्चों ये छत्रपति का टाइटल यूज करते थे। अब इन्होंने बच्चों 1690 में जो है छत्रपति का टाइटल एज्यूम किया। इसके बाद बच्चों जब इन्होंने ये टाइटल एज्यूम किया, जब ये राजा बने, तो इनको जो है जिंजी फोर्ट पे इनकी कोरोनेशन सेरेमनी हुई। अब मैंने आपको कोरोनेशन सेरेमनी के बारे में बताया था कि कोरोनेशन सेरेमनी क्या होती है। जब किसी भी राजा का राज्य अभिषेक किया जाए, उसको राजा की उपाधि दी जाए, तो उसको बच्चों बोलते हैं कोरोनेशन सेरेमनी। तो इनकी कोरोनेशन सेरेमनी हुई थी बच्चों जिंजी फोर्ट में, क्योंकि रायगढ़ का जो किला था, जो मराठाओं का ठिया हुआ करता था, उसको संभाजी को एग्जीक्यूट करने के बाद जो है औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था। इसलिए वहां पे मराठाओं का अब राज नहीं था। इसलिए बच्चों इनकी जो राज्याभिषेक है वो हुआ था जिंजी फोर्ट में। अब जब औरंगजेब ने बच्चों संभाजी को कैद किया, उसके बाद उन्होंने संभाजी की पत्नी और संभाजी के बेटे साहू जी को भी कैद कर लिया था। लेकिन उन्होंने सिर्फ संभाजी और कवि कलश की हत्या की थी, लेकिन उन्होंने उनके बच्चे साहू जी और उनकी जो बीवी थी उनको उन्होंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने उनको कैद करके रखा हुआ था। इसके बाद बच्चों राजा राम ने एक नई पोस्ट बनाई जिसको कहा प्रतिनिधि। अब मैंने आपको क्या बताया था, शिवाजी को जो है बच्चों 8 लोग असिस्ट करते थे, ठीक है, और उसमें कितने होते थे, 8 लोग होते थे। लेकिन बच्चों जो राजा राम है उन्होंने एक और जने को, एक और पोस्ट को इंक्लूड किया उसमें, और उस पोस्ट को बोला गया प्रतिनिधि। अगर आपको बच्चों एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रतिनिधि की जो पोस्ट है वो किसने जो है शुरुआत की थी, तो आप सबका आंसर होगा बच्चों राजा राम। इसके बाद बच्चों 1700 में राजा राम की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। क्योंकि औरंगजेब ने तो एक तरीके से कसम खाई थी कि पूरे मराठा एम्पायर का नामो निशान मिटा दूंगा और पूरे भारत में मैं ही राज करूंगा। यहाँ पे बच्चों कहानी खत्म होती है राजा राम की और एक नई कहानी, एक नया अध्याय शुरू होगा मराठा एम्पायर में। तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। बच्चों जब राजा राम की मृत्यु हुई, जब औरंगजेब ने उनको मार दिया, तो उसके बाद बच्चों मराठा एम्पायर की जो नींव थी, जो बागडोर थी, वो संभाली उनकी बीवी ताराबाई ने। और राजा राम की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे, जो कि माइनर था, 18 साल का नहीं था,
उन्होंने अपने छोटे बेटे शिवाजी सेकंड को बिठा दिया मराठाओं की गद्दी पे शासक के रूप में। लेकिन शासक कौन कर रहा था, राज किसका चल रहा था? राज चल रहा था बच्चों ताराबाई का, क्योंकि किसी ना किसी को तो मराठा की गद्दी पे बिठाना ही था उस टाइम पे, क्योंकि कोई भी नहीं था जो मराठा की बागडोर को संभाल सके। इसलिए बच्चों शिवाजी सेकंड ने जो है रूलर बनाया गया और ताराबाई ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मराठा एम्पायर की नींव संभाली थी। ताराबाई से बच्चों और कुछ नहीं है आपके लिए पढ़ने के लिए, तो हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट रूलर के बारे में, जो कि है साहू जी। और बच्चों साहू जी किसके पुत्र थे? ये थे सांभा जी के। अब पिक्चर में एंट्री होगी सांभा जी के पुत्र साहू जी की, जिसको औरंगजेब ने सांभा जी की मृत्यु के बाद कैद कर लिया था। बच्चों क्या हुआ था कि औरंगजेब भी जो है एक टाइम पे आके उसकी भी उम्र ने जवाब दे दिया, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जब औरंगजेब के पोते का शासन चल रहा था, तो उसके बाद जो शासक चल रहा था वो था बहादुर शाह। और बच्चों बहादुर शाह ने उस टाइम पे सांभा जी के पुत्र साहू जी को जो है रिलीज कर दिया कि भाई तुम जाओ, अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे पिता ने तुम्हें कैद किया था, इसलिए जो है उनको रिहा कर दिया गया। और जब साहू जी को बच्चों रिहा किया गया तो वो गए ताराबाई के पास कि ये शासक आप नहीं संभाल सकती, इस शासन पे आप राज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पिता के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र मैं हूँ, यानी कि साहू जी, मैं बनूंगा अगला छत्रपति, तो मेरे होते हुए आप यहाँ शासन नहीं कर सकती। लेकिन ताराबाई ने कहा मैं अब तक यहाँ संभाल रही हूँ और आगे भी मैं ही संभालूंगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इसे मराठा एम्पायर को बचा के रखा है। तो बच्चों इसके चलते इन दोनों के बीच में एक बैटल हुई, जिसको बोला गया बच्चों बैटल ऑफ खेद। और बच्चों बैटल ऑफ खेद में जो है साहू जी महाराज ने ताराबाई को हरा दिया, और इसकी वजह से बच्चों दो अलग अलग प्रोविंसेस बने। जब बच्चों ताराबाई की हार हुई साहू जी महाराज से, तो दो अलग अलग प्रोविंसेस, दो अलग अलग किंगडम बने। एक था बच्चों सतारा और एक था कोल्हापुर। सतारा से बच्चों रूल किया साहू जी ने, ठीक है। और जो ताराबाई थी उन्होंने कहा कि नहीं मैं शासन नहीं छोड़ूंगी, तो ताराबाई ने बच्चों कोल्हापुर से शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि बैटल ऑफ खेद जो कि ताराबाई और साहू जी के बीच में हुई थी, इसके बाद मराठा एम्पायर दो हिस्सों में बट गया। एक को रूल किया गया सतारा से, और किसने रूल किया साहू जी ने। और दूसरा पार्ट कौन बना? कोल्हापुर, और कोल्हापुर से रूल किया था ताराबाई ने। यहाँ से बच्चों साहू जी महाराज से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे द पेशवास के बारे में, क्योंकि बच्चों जब साहू जी का राज चल रहा था उस टाइम पे जो पेशवास हैं वो बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे थे, बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे, और लोगों को जो है पेशवाओं की उपाधि दी जाने लगी। अब बच्चों पेशवा होते क्या है? पेशवा का मतलब होता है एक तरीके से बच्चों प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो हर चीज की देख रेख करे उसे बोलते हैं पेशवा। जिस तरीके से हमारे बच्चों भारत की जो बागडोर है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, तो सेम इसी तरीके से बच्चों मराठा एम्पायर में भी पेशवास को बनाया जाने लगा। पहले बच्चों पेशवास की जो है इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती थी, बस ये मतलब कि एक तरीके से रिक्रूटेड होते थे, एक ही जॉब पोस्ट का नाम होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ने लगा तो पूरी मराठा एम्पायर की बागडोर जो है पेशवा संभालते गए। और बच्चों जो ये पेशवा की पोस्ट होती थी ये हेरिडिटरी होती थी, यानी कि आज अगर मैं पेशवा हूँ तो आगे जाके मेरा बेटा पेशवा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा पेशवा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा पेशवा बनेगा। यानी कि जो पेशवा की जॉब है वो उन्हीं के फैमिली में, उन्हीं के जनरेशन में आगे कंटिन्यू होगी। ये चीजें आपको पेशवा के बारे में याद रखनी है। अब पढ़ेंगे कि कौन कौन से पेशवा रहे मराठा एम्पायर के अंदर, जहां से हमारे लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो पेशवा है बच्चों वो है बालाजी विश्वनाथ। जो बच्चों बालाजी विश्वनाथ थे ये साहू जी के अंडर काम करते थे, इन्होंने साहू जी के साथ में काम किया था।
ये साहू जी के बच्चों यहाँ कौन सी पोस्ट पे थे? ये थे रिवेन्यू ऑफिशियल, यानी कि जितना भी रिवेन्यू, जितना भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसकी सारी देख रेख करना था बालाजी विश्वनाथ यानी इन पेशवा का काम। इसके बाद बच्चों एक बहुत अच्छे वॉरियर भी हुआ करते थे। ये भी सेम बच्चों बुद्धि के और बल के दोनों का मिश्रण हुआ करते थे। तो ये इतने अच्छे वॉरियर थे कि इनको साहू जी ने सेनाकर्ता का टाइटल भी दिया था। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए बच्चों जो सेना करता है उसका टाइटल किसे दिया गया, तो बच्चों आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। और किसने दिया था? ये दिया था साहू जी ने। इसके बाद बच्चों 1713 में इनको पेशवा की उपाधि मिली, यानी कि साहू जी ने एक नई पोस्ट बनाई पेशवा के नाम से। पेशवा यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो ये बच्चों कब बने थे पेशवा? ये बने थे 1713 के अंदर। और बच्चों इन्होंने जो है संभाजी की जो बीवी थी, यानी जो साहू जी महाराज की माता थी, ये उनको भी मुगलों की कैद से छुड़ा के ले आए थे। यानी कि संभाजी के पुत्र साहू जी तो रिलीज हो चुके थे, लेकिन जो इनकी माता है वो अभी भी मुगलों की कैद में थी। तो जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ है वो इनको वहां से रिहा करके लाए थे। ठीक है बच्चों, ऑप्शन यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट पेशवा आते हैं वो आते हैं बाजीराव। बाजीराव यानी कि द फेमस बाजीराव मस्तानी पिक्चर देखी है? हाँ बच्चों, उन्हीं बाजीराव की बात मैं कर रही हूँ। जो ये बाजीराव थे बच्चों, ये थे बालाजी विश्वनाथ के पुत्र। इन्होंने कब से कब तक पेशवा की कमान संभाली बच्चों? 1720 से लेके 1740 तक ये पेशवा की पोस्ट पे थे और महज 20 साल की जो है उम्र में ये पेशवा बन चुके थे। अब आपने मूवी में तो देखा ही होगा सबने कि कितने होनहार योद्धा थे, मतलब जो भी युद्ध करते थे जीतते जरूर थे, हर जगह इनके नाम का परचम फहरा रहा था। ये भी बहुत ज्यादा जो है मराठा एम्पायर को एक्सटेंड करने में कामयाब रहे थे। तो अब पढ़ते हैं बाजीराव के बारे में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि बहुत महान योद्धा थे, ये कोई भी बैटल आसानी से हारते नहीं थे। इसके बाद ये 20 साल की उम्र में बच्चों पेशवा बन चुके थे और इन्होंने मराठा एम्पायर को इतना फैला दिया था कि इंडिया का 1/3 हिस्सा जो है बच्चों वो मराठास के अंडर आता था। यानी कि भारत के 1/3 हिस्से पे रूल किसका चलता था? रूल चलता था बच्चों मराठाओं का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरीके से बच्चों शिवाजी जो है छापा मार नीति यानी कि गोरिल्ला टैक्टिक्स में फेमस थे, यानी कि छुप के वार करना कि जो आपका दुश्मन है उसको पता भी ना चल पाए कब आपने उन पर जो है वार कर दिया। तो शिवाजी के बाद बच्चों बाजीराव उन्हीं की तरह इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। यानी शिवाजी के बाद सिर्फ बाजीराव ऐसे थे जो कि इस नीति में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे और इस नीति का यूज करके उन्होंने कई जगह जीत हासिल करी थी। इसके बाद बच्चों इन्होंने भी एक बैटल लड़ी थी और ये बैटल लड़ी थी बच्चों इन्होंने निज़्म उल मुल्क के खिलाफ। किसके खिलाफ लड़ी थी? निज़्म उल मुल्क के खिलाफ। और जब बच्चों ये बैटल हुई तो इसमें जाहिर सी बात है बाजीराव इतने ज्यादा होनहार योद्धा थे कि विजयी इनकी हुई। और इसके बाद जब ये जीत गए बच्चों तो सूरत और बुंदेलखंड पे कब्जा हो गया बाजीराव का। यानी कि इनको भी बच्चों मराठा प्रोविंस के अंडर जो है ऐड कर लिया गया। आज के बाद ये भी मराठा एम्पायर का हिस्सा थे। इन्होंने बच्चों मराठा एम्पायर का परचम, मराठा एम्पायर का जो फ्लैग है पूरे भारत में इतना फैलाया था कि जो पूरे इंडिया में उस टाइम पे सबसे सुप्रीम पावर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली मराठा लोग माने जाते थे। और किसकी वजह से बच्चों? बाजीराव की वजह से, क्योंकि बाजीराव ने मराठा एम्पायर की कमान बहुत ही अच्छे से संभाली हुई थी। बच्चों ये चीजें थी जहां से आपको बाजीराव से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आगे अब हम पढ़ेंगे बालाजी बाजीराव के बारे में, यानी कि जो कि थे बाजीराव के पुत्र। और इनको बच्चों नाना साहेब नाम से भी जाना जाता था। अगर आपने मूवी देखी हो तो आपने नाना साहेब जरूर सुना होगा। तो ये थे बच्चों, इन्होंने आगे जाके जो है इस पोस्ट को संभाला थे पेशवा की। और इनका राज कब से कब तक था बच्चों? 1740 से लेके 1761 तक इन्होंने पेशवा की उपाधि को संभाला था। अब इनके बारे में आपको क्या पढ़ना है बच्चों? मैंने आपको क्या बताया कि इनको नाना साहेब के नाम से जाना जाता था।
जब इनके टाइम पे बच्चों साहू जी की मृत्यु हुई तो बचे कुचे जो भी डिसीजंस थे जो साहू जी लेते थे उन पर भी हक हो गया नाना साहेब का। पहले ही सारा रूलिंग तो इनके अंडर आ ही चुका था, लेकिन जो कुछ 2-4 डिसीजन लेने की पावर किंग के पास थी उस टाइम, वो पावर भी अब छत्रपति के पास आ गई थी। आगे जाके पूरी की पूरी मराठा एम्पायर की जो कमान है वो इन्होंने ही संभाली। इन्होंने बच्चों मुगल्स के साथ एक ट्रीटी भी साइन की जिसमें इन्होंने बोला कि मैं आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूंगा एनिमीज के अगेंस्ट। अगर कोई भी आप पर हमला करेगा तो मैं युद्ध में आपका साथ दूंगा, लेकिन बदले में आपको मुझे चौथ देना होगा। और अगर किसी जो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास देखी है तो उनको पता होगा बच्चों चौथ क्या होता था। चौथ का मतलब होता था जितना भी लैंड रेवेन्यू आपके यहाँ कलेक्ट होगा उसका 1/4 हिस्सा आप हमें देंगे। तो यानी कि इन्होंने बोला मुगलों को कि अगर आप मुझे अपने रेवेन्यू का 1/4 हिस्सा देने के लिए मंजूरी देते हैं तो मैं बदले में आपकी हेल्प करूंगा। और मुगलों ने बच्चों ये बात मान ली थी, लेकिन जो मुगल थे कहीं ना कहीं अपनी आदत से मजबूर थे, उन्होंने जो है बिट्रे करना ही करना था। इसी के चलते बच्चों द फेमस बैटल पानीपत ऑफ थर्ड लड़ी गई मराठा एम्पायर के बीच में और अफगान और फोर्सेस के बीच में, यानी कि मुगलों के बीच में। अगर आपको एग्जाम में पूछे बच्चों, अक्सर पूछ सकते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई, तो ये हुई थी बच्चों मराठा एम्पायर के बीच में और हुई थी अफगान फोर्सेस यानी मुगलों के बीच में। अब मराठा एम्पायर की तरफ से बच्चों ये फाइट लड़ी थी विश्वास राव ने। जो विश्वास राव है बच्चों वो नाना साहेब के बेटे थे। और अफगान फोर्सेस की तरफ से ये फाइट लड़ी थी बच्चों अहमद शाह अब्दाली ने। आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विश्वास राव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में कौन सी फाइट हुई थी, तो आप सबका आंसर होगा बच्चों बैटल ऑफ पानीपत थर्ड। जब ये बच्चों बैटल हुई तो मुगल कहीं ना कहीं थोड़े से हावी पड़ गए मराठाओं पे और मुगलों की अफगान फोर्सेस की इस बैटल में जीत हुई और मृत्यु हुई नाना साहेब के बेटे विश्वास राव की। जब नाना साहेब को पता चला कि वो बैटल ऑफ पानीपत थर्ड हार चुके हैं और उनके बेटे विश्वास राव की भी मृत्यु हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं नाना साहेब ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाए और धीरे धीरे चलते चलते उनकी तबीयत इतनी खराब रहने लगी कि आगे आने वाले 6 महीनों के अंदर उनकी भी मृत्यु हो गई। बच्चों यहाँ तक का जो टाइम था वो था मराठा एम्पायर के परचम लहराने का टाइम, यानी कि जब महान शासन चल रहा था। लेकिन बच्चों नाना साहेब के बाद मराठा एम्पायर भी धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे मराठा एम्पायर का एंड होता आ गया और इसके बाद स्टार्ट होगा ब्रिटिशर्स का रूल। अब मराठा एम्पायर में कुछ और पेशवाज आए जिन्होंने आगे जाके रूल किया। उसके लिए आपको सिर्फ उनके नाम जानने हैं, ऐसा उनसे कुछ ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो जिन्होंने नाना साहेब के बाद मराठा एम्पायर में पेशवा की उपाधि संभाली बच्चों, सबसे पहले थे माधव राव, इसके बाद आए नारायण राव, इसके बाद आए सवाई माधव राव, देन आए बाजीराव टू। बच्चों ये 4 और पेशवा आए थे जिन्होंने आगे जाके मराठा एम्पायर में प्राइम मिनिस्टर यानी कि पेशवा की उपाधि संभाली थी। इससे ज्यादा बच्चों आपको मराठा एम्पायर के लिए और कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। मेरी गारंटी है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपके लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा डिटेल में ढूंढ के बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके बनाया गया है। सारे पुराने क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है सबको ध्यान में रख के आपके लिए कंटेंट बनाया गया है। तो अगर आप इसको करते हैं तो आप इजीली जो है सारे क्वेश्चन इजीली एग्जाम में जो है कर पाएंगे। और अगर बच्चों अगर आपको आज का हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपके माइंड में क्वेरी है बच्चों, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपका आंसर हम ज़रूर देंगे। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट sscupscpdf.com पे आप बच्चों मेल भी कर सकते हैं, आपको वहाँ भी आपके जो है रिप्लाई मिलेंगे। आपको बच्चों जितने भी नोट्स हैं आपको हमारी ये वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जितना भी आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है हर एक चीज़ के नोट्स आपको ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोडेड मिलेंगे, तो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है हमारी इस वेबसाइट का, हमारे इस चैनल का। तो बच्चों ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पढ़ेंगे और कुछ चीज़ों के बारे में।
और हाँ बच्चा, आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं जो DSSB के लिए, KVS के लिए, CTET के लिए, NVS के लिए, मतलब किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों हम अपना एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जो पार्ट बी होता है पेडागोजी कोर्सेज चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का या फिर साइकोलॉजी का, हम वो नया सेशन, नई क्लासेस भी अगले सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करना, इस चैनल का नाम बताना कि यहाँ पे हम जो है नए सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और बच्चों यहाँ पे आपको हर एक डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और सबके क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चैनल को जरूर शेयर करना ताकि जो बच्चे टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट भी पढ़ना चाहते हैं उनको यहाँ पे सब डिटेल में मिल जाएगा। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।